और भारत 24 के मंच पर हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पीएमओ में। बहुत सारे पोर्टफोलियोज वो हैंडल कर रहे हैं, पब्लिक ग्रीवियंसेस, पेंशन, पर्सनल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, अर्थ साइंसेज। और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अदिति। और इस सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपने बहुत ही क्लोजली प्रधानमंत्री के साथ काम किया है, उनका वर्किंग स्टाइल देखा है, और ब्रांड मोदी जिसमें विश्वास बढ़ता ही जा रहा है, चाहे आप लोकल सर्वे की बात करें, इंटरनेशनल सर्वे की बात करें, तो यही सबसे बड़ी ताकत है जिसके साथ आगे बढ़ा जाएगा। और अब तो आगे 2024 के चुनाव भी हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने प्रश्न किया, मुझे लगता है कि उसी में उत्तर भी है, क्योंकि ये इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रांड मोदी कहने के वक्त हम ये भी सोचें कि इसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी लगन, कितनी निष्ठा और कितनी बरसों की ईमानदारी के साथ किया गया कठोर परिश्रम है। मैं तो ये कहूंगा कि मोदी जी ने भारतवर्ष को एक ऐसा प्रशासन का मॉडल दिया, गवर्नेंस मॉडल, विच इज अ सस्टेनेबल मॉडल। आजकल आप देखिए हर जगह सस्टेनेबल गोल्स की बात की जाती है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में सस्टेनेबल गोल्स। तो इस सस्टेनेबल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो पिछले 22 बरस से बरकरार है, पहले मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर, और भविष्य में भी रहने की पूरी संभावना है। इसकी दूसरी खासियत यह है कि इट हैज डिफाइड द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। कोई भी मॉडल हो, कोई भी ब्रांड हो, आपने तो बड़े बड़े सितारे देखे, सुपरस्टार भी देखे, समय बीतने के साथ साथ मान्यता घटती है, लोकप्रियता घटती है, कहीं कहीं ग्राफ नीचे आता है, लेकिन यहां उलट हो रहा है, दिन प्रतिदिन ग्राफ ऊपर जाता है। सो इट हैज डिफाइड द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग। और तीसरी बात यह कि हर एक चुनौती के बाद ये एक मॉडल ज्यादा मजबूत हुआ। जब वो मुख्यमंत्री थे तो भूकंप आया, जब प्रधानमंत्री थे तो कोविड आया, और उसके बाद उनका स्तर विश्व भर में और बढ़ गया। और आज तो विश्व ये समझता है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से इस 130 करोड़ के देश को चलाया है इस आपदा के दौरान, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा शोध का विषय बन गया। और शायद इसके लिए ये ब्रांड कह देना आसान बात है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत रहती है। अभी हमारे सामने गोविंदा जी बैठे, जिस तरह से इन्होंने मकाम हासिल किया, तो उस मकाम के पीछे भी एक मेहनत और निष्ठा है। मोदी जी ने इस देश को एक नया पॉलिटिकल कल्चर देने का काम किया है, एक नई संस्कृति राजनीति में, जहां जिसकी आवश्यकता है वहां तक पहुंचना, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, ना जात, ना पात, ना धर्म, ये भी नहीं सोचना कि वोट दिया कि नहीं दिया। तो वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर, नहीं तो आपने देखा पहले क्या रहता था पिछली सरकारों में, आमतौर से आपने देखा कि अगर कोई मंत्री रेल विभाग का मंत्री बन जाता, सबसे पहले अपने गांव में रेलवे का स्टेशन बनाता, वहां रेल पहुंचाता, भले ही कोई मुसाफिर पैसेंजर हो के ना हो। मोदी जी ने उस बात से हट करके एक नई राजनीतिक संस्कृति स्थापित करने का काम किया, और फिर जनता के विवेक में, और इसलिए जनता को उनके ऊपर विश्वास है। इतनी विश्वसनीयता कि वो समझते हैं कि अगर मोदी जी ने कोई सीख दी है, कोई नसीहत दी है, कोई सलाह दी है, कोई बात कही है, चाहे ताली बजाने का था, चाहे दिया बजाने का, तो सारा का सारा देश उसमें शामिल हो गया। ये सोच करके कि यदि मोदी जी कुछ कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें समझ आए कि ना आए, हमारा भला इसमें छिपा हुआ है। सर, एक और गर्व की बात, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप भारत की पोजीशनिंग पूरे इंटरनेशनली कैसी है, भारत की धाक कैसी है। अब G20 की मेजबानी आप कर रहे हैं, SCO की मेजबानी देश कर रहा है, तो उससे आपको लगता है कि इंटरनेशनली किसी अलग जगह, अलग प्लेटफॉर्म पे हम हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस 2023 में एक तो विशेषता रहेगी कि भारत G20 की मेजबानी करेगा। दूसरा, इसी साल विश्व भर में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है, वो भी भारत के सुझाव पे। और मुझे लगता है कि ये बहुत एक रेयर फिनोमिना है। पिछले 8-8.5 वर्ष में मोदी जी के ही कार्यकाल पे, उन्हीं की सरकार के सुझाव पर और उनके सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2 बार उनका प्रस्ताव स्वीकार किया, पहले इंटरनेशनल डे ऑफ योगा और अब इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स। और हम अक्सर ये बात कहते हैं कि मोदी जी लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट 22 साल, लेकिन एक बात जो अक्सर नहीं कही जाती वो ये कि ही इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड्स ऑफ स्टेट अक्रॉस द वर्ल्ड। उनके
कार्यकाल में देखिए यूएसए में कितने राष्ट्रपति बदल गए, यूके में कितने प्रधानमंत्री बने। उसका तात्पर्य ये कि ही इज नाउ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट हेड्स ऑफ स्टेट इन द वर्ल्ड, और उनकी तरफ बड़ी हजरत भरी निगाह से दुनिया के दूसरे मुखिया भी देखते हैं कि उनसे जो क्यूज आए हैं, उन्होंने जो जिस प्रकार से किसी भी विषय को लेकर के योजना बनाई है, उससे और हम उन्होंने इस बहुत प्रकार ही अनुसरण कर ऐतिहासिक सकते हैं। फैसले लिए हैं। और चूंकि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, 370 को हटाना ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था। एक इसके पीछे मकसद ये बताया गया कि आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। हम देख रहे हैं सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं, लेकिन टारगेटेड किलिंग्स का दौर एक बार फिर से वहां पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से चिंता बढ़ गई है। इससे कैसे निपटा जाएगा? मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि कभी ना कभी इतिहासकार इस बात को, इसका भी विश्लेषण करेंगे कि आखिर इस देश को, इस राष्ट्र को, हिंदुस्तान को और जम्मू कश्मीर को 70 वर्ष इंतजार क्यों करना पड़ा 370 हटाने के लिए। यद्यपि 370 की पैरवी करने वाले स्वयं ये मानते थे कि अस्थायी है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक डिबेट में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कोई शंका जाहिर की, तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब आप चिंता न करिए, धीरे धीरे घिस जाएगी। और संविधान में भी लिख दिया गया टेम्पररी प्रोविजन ब्रैकेट में। लेकिन उसके बाद क्या ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट हुआ कि जिन सरकारों ने, जिन नेताओं ने इसकी पैरवी की, उन्होंने इसको स्थायी बनाने का काम किया, क्योंकि उन्हें एक वोट बैंक की राजनीति में उलझ गए और फंसते चले गए। मुझे लगता है उसका प्रायश्चित मोदी जी के आने से हुआ है। इसी प्रकार अनेकों, और जाहिर है कि जब मेन स्ट्रीमिंग होगी तो उससे जो भारतवर्ष में कानून, छोटे छोटे नियम 370 की आड़ में छोटे छोटे ऐसे कानून जो जनहित के थे, जो समाज हित के थे, यानी बेटियों को जायदाद का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, उससे वंचित किया गया। यानी डाउरी का एक्ट जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज एक्ट है वो नहीं लगता था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो देश भर में भ्रष्टाचार को, वो वहां पर नहीं था, उनका अपना आधा अधूरा कानून था। तो 370 की आड़ को लेकर के एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया, जो 370 की आड़ में वो सारे इस तरह के नियम कानून भी वहां लागू होने से रोकते थे जो समाज हित में। अब एक बड़ा छोटा सा उदाहरण, अगर आप संवैधानिक तरीके से देखें तो 1975 में जब इमरजेंसी की घोषणा की इंदिरा जी ने, तो उन्होंने लोकसभा का और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया था। जी। एक अमेंडमेंट आया था 42-43 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उन्हें लगा शायद ऐसी इनपुट्स थी कि अभी उनके अनुकूल नहीं है वातावरण, तो उन्होंने बढ़ा दिया। उसके बाद सरकार बदली 1977 में और मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने। ये विचार हुआ कि साहब ये गलत था, और इसको वापस रिवर्स किया गया, शायद 45-46 अमेंडमेंट के जरिए वापस इसको 5 साल कर दिया गया। देश भर की सारी विधानसभाओं और लोकसभा का कार्यकाल मुड़ करके 5 साल हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर का 6 साल रहा, वो भी 2 साल पहले हुआ 370 हटने के बाद। यानी आपने आड़ ले ली शनाख्त की, स्टेटस की, आइडेंटिटी की, लेकिन आप अपनी, और जो पहले कानून बना 6 साल करने का, उस समय मुख्यमंत्री थे वहां पर शेख अब्दुल्ला, तो तुरंत अपना लिया। लेकिन जब दोबारा 5 साल हुआ तो वही मुख्यमंत्री थे, तो 370 की आड़ में नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये जो नियम थे, इनको एक विशेष परिवारवाद की राजनीति को, विशेष एक वर्ग उसको प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल में कर रहा था, रादर दुरुपयोग कर रहा था। सर, लेकिन एक जैसे टारगेट किलिंग की हम बात कर रहे हैं, भविष्य के घर में बहुत कुछ छुपा है, बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन ये टारगेट किलिंग भी हो रही है, इसको सरकार को देखना है। साथ में सरकार ये भी कह रही है कि हम कश्मीरी पंडित्स को वापस स्थापित करेंगे, लेकर आएंगे, वो डरे हुए भी हैं, और उधर चुनाव की प्रक्रिया भी हैंड इन हैंड चल रही है। तो ये सारी चीजें एक साथ कैसे होगी? नहीं, देखिए, ये अगर कोई भी टारगेट किलिंग होती है, किसी भी व्यक्ति की हत्या होती है, वो तो संवेदनशीलता का विषय है, उसकी कोई भरपाई नहीं है, और सरकार उसके लिए संवेदनशील भी है, चिंता भी कर रही है। वहाँ की उपराज्यपाल की सरकार भी, यहाँ विदेश गृह मंत्रालय भी। लेकिन हो ये भी हमें साथ साथ बात कबूल करनी पड़ेगी कि कुल मिलाकर के आतंक का ग्राफ बहुत घट गया है, और ये जो टारगेट किलिंग्स भी हो रही हैं, दीज आर बाय द टेररिस्ट ऑन द रन, जो सॉफ्ट टारगेट देख करके इस तरह की हरकत करते हैं ताकि एक आध दिन के लिए खबर बन जाए। लेकिन समय विरोध प्रदर्शन भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह पिछले 6-7 महीने से चल रहा है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इस पर भी अंकुश लगा लिया जाएगा, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरी मुस्तैदी के साथ केंद्र सरकार और वहां की केंद्र शासित प्रदेश की सरकार मिलजुल करके इसके ऊपर काम कर रहे हैं।
बाकी आपका कहना ठीक है कि एक ऐसा वर्ग जिसको अपने घर से बेघर होना पड़ा 1990 और उसके बाद के दशक में, उसका कोई उदाहरण नहीं है इतिहास में। और हर तरह की सहानुभूति और सहयोग और सहायता के वो हकदार हैं। जी, और चुनावों के लिए क्या गठबंधन किया जाएगा, कितनी तैयार है बीजेपी? क्योंकि गुपकार अलायंस है जिसमें महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला ये मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो आपका क्या गठबंधन हो सकता है? नहीं, देखिए, जब गुलाम नबी आजाद की पार्टी के भारतीय साथ जनता पार्टी कहीं भी जब भी चुनाव में उतरती है किसी भी प्रदेश में या लोकसभा में, तो जब गठबंधन बनने लगते हैं उसके खिलाफ, तो वही समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकेत है। वो सब जो इकट्ठा होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो उन्हें लगता है कि हम अकेले शायद भाजपा का सामना नहीं कर पाते। लेकिन 2014 में गठबंधन बना था, 2019 में महागठबंधन बन गया। अब मैं भी दोनों बार चुनाव में रहा हूं, तो हमारी तरफ से तो एक ही उम्मीदवार होते थे और वो सारे मिलकर के खड़ा करते थे। तो ये उनकी कमजोरी की ओर इशारा करता है, उसका संकेत है, ना कि भाजपा की कमजोरी का। तो भाजपा अपनी जगह पे मजबूत है और मुझे लगता है कि पहली बार आजादी के बाद एक ऐसा राजनीतिक दल जिसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक और पूर्व उत्तर तक, आज तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन सर, राहुल गांधी भी कन्याकुमारी से अब कश्मीर में एंटर कर रहे हैं। 3 चीजें हैं। पहला कि वो दूसरे दलों को साथ लेकर आ रहे हैं। 30 तारीख को कश्मीर में ही झंडारोहण जहां करना चाहते हैं, वहां करीबन 30 से ज्यादा दल होंगे। तो ये 2024 के मद्देनजर है। कितनी बड़ी चुनौती। दूसरा, सिक्योरिटी के लिहाज से भी उनको मना किया गया, लेकिन फिर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले को? नहीं, देखिए, जहां तक राहुल गांधी का संबंध है, मुझे लगता है कि ये प्रश्न उनसे किया जाना चाहिए। हम मालूम नहीं कितना वो इतिहास की तरफ तवज्जो देते हैं। 1990 के दशक में जब आतंक अपनी चरम सीमा पर था और बड़ा ज्यादा खौफ का माहौल था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की टोली श्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के गए थे। उनके हमरा अनेकों हमारे वरिष्ठ नेता भी थे, मुरली मनोहर जोशी भी, और उस समय लाल चौक पर तिरंगा लगाया गया। उसका एक सांकेतिक महत्व यह था कि भारत को तोड़ने की जो ताकतें सक्रिय थी, उनको ये संदेश देना कि इस तरह के तत्व अभी तक मौजूद है हिंदुस्तान में जो ऐसा मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। अब जबकि वो हुआ जो वो नहीं कर पाए, 370 भी हट गया, मेन स्ट्रीमिंग भी हो गई, जम्मू कश्मीर भारत की मुख्य धारा का हिस्सा बन गया, तो अब ये कौन सा जोड़ने लगे? इसका अर्थ ये है कि ये जुड़ने से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि तोड़ने में इनकी राजनीति पनपती थी। इनकी राजनीति कश्मीर को थोड़ा सा भारत की मुख्यधारा से अलग रखने से, ताकि 10% वहां पर वोट पड़े, उसी में विधायक भी चुने जाएं, उसी में सांसद भी चुने जाएं, पुष्ट दर पुष्ट अपना राज चलता रहे। अब जब माहौल खुल गया जी, तो अब ये चले हैं, तो ये तो जोड़ने का, इसका अर्थ ये हुआ कि जोड़ने की आड़ में ये तोड़ने के लिए निकले हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि इन्हें सबक सीखना चाहिए उस समय से जब भारतीय जनता पार्टी की टोली ने यह बेड़ा उठाया था और कठिन परिस्थितियों में तब सरकारें भी हमारी नहीं थी जी। तो इसका आज तो नेशनल स्टार्टअप डे भी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और आप स्पेस सेक्टर को देखते हैं, स्पेस को काफी ओपन अप किया गया है, बहुत ही फास्ट ट्रैक पर चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और स्पेस सेक्टर में जो भारतीय, अगर इसरो की बात की जाए, बहुत सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, बहुत कुछ किया गया है। अब ये इनकम जनरेशन का साधन भी बने, वो रेवेन्यू मॉडल के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, बहुत वो कैसे बढ़िया बनेगा? प्रश्न किया आपने। देखिए, ये भी मुझे लगता है कि आने वाले समय जब मोदी जी के कार्यकाल पर कोई शोध करेगा, ये केस स्टडी रहेगा, उसमें स्पेस भी रहेगा, 370 भी रहेगा। 60-70 वर्ष तक अंतरिक्ष का विभाग गोपनीयता के पर्दे में काम करता था। आप भी देखते थे, कभी अखबार में कहीं ना कहीं कि रिमोट कॉलम में खबर आ जाती थी कि श्रीहरिकोटा से कोई रॉकेट लॉन्च हुआ। वो श्रीहरिकोटा क्या है, रॉकेट क्या है, किसी की जानकारी में नहीं था, अंदर जाना की मनाही ही थी। ये मोदी जी ने एक बड़ा साहसी फैसला लेते हुए उसे प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया, और नतीजा यह कि 1-2 साल के भीतर ही आज हमारे पास 100-110 से अधिक स्टार्टअप स्पेस में है, हर आयु अवस्था के, 12वीं कक्षा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक। और अब तो ये आलम हो गया कि प्राइवेट रॉकेट जाने लगे, आपने देखा होगा स्काई रूट जैसे गया, प्राइवेट सैटेलाइट जा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि फॉरेन सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए, साधन बना। आज लगभग 220 मिलियन यूरो की कमाई हुई है फॉरेन सैटेलाइट से, और उनमें से लगभग 150, 60, 65
मिलियन यूरो मोदी जी के कार्यकाल में, यानी 90% इसी कार्यकाल में। और इसी प्रकार अगर यदि हम डॉलर की बात करें तो हम अमेरिका के सैटेलाइट भी लॉन्च करने में पीछे नहीं हटे। हालांकि हमारी हमारी जो अंतरिक्ष यात्रा जब प्रारंभ हुई थी उस समय अमेरिका और तत्कालीन सोवियत यूनियन ने पहले एक मानव को धरती पर उतारने के लिए, चंद्रमा की धरती पर उतारने की तैयारी कर रहे थे, और 1969 में उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग को उतार भी दिया। लेकिन आज हम उसी अमेरिका के सैटेलाइट यहां से लॉन्च कर रहे हैं, और ये सब मोदी जी के कार्यकाल में संभव हुआ, क्योंकि मोदी जी में वो कैपेसिटी टू टेक पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस एंड आई वुड से टू ब्रेक टैबूज ऑफ द पास्ट। जो बहुत सारी ऐसी पिछली एक बंदिशें बनी रहती हैं और फिर वो चलती रहती हैं, क्योंकि उसको तोड़ने का साहस नहीं रहता, और कभी कभी मन ये कहता है कि तोड़ देंगे तो क्या होगा, तो स्टेटस को ही चलते रहो। तो उन्होंने टैबूज भी तोड़े, उन्होंने क्रांतिकारी निर्णय भी लिए। इसीलिए सर उसी से संबंधित आप ये डॉपलर रडार की बात, अभी ये बात हो रही है कि डॉपलर रडार 25 से ज्यादा संख्या में करेंगे। आपको लगता है कि मौसम की जानकारी बेहतर तरीके से मिले और आपदा से हम अलर्ट हो जाएं और जोशीमठ जैसी चीजें से हम अपने आप को बचा सकेंगे? आगे ऐसा कुछ नहीं? निश्चय ही कुल मिलाकर के मोदी जी ने विज्ञान संबंधी जितने कार्यक्रम हैं, जितनी योजनाएं हैं, उनको न केवल प्रोत्साहन दिया, उनके लिए अतिरिक्त फंडिंग भी की, और मैं कहूंगा विज्ञान और वैज्ञानिकों को सम्मान दिया। और ये जो आप कह रही हैं डॉपलर का, आपको जानकर के हैरत आश्चर्य होगा कि अभी तक 2014 तक देश भर में मात्र 15 डॉपलर थे, आज बढ़कर के 35 हो गए, दुगने से ज्यादा। और हमारी ये योजना है कि आने वाले 2-4 वर्षों में 2025 तक 25 और लगा देंगे, ताकि देश भर में डॉपलर रडार से सारे का सारा वो फोरकास्ट का एरिया कवर हो जाए। और निश्चय ही ये इसलिए भी कि मोदी जी ने स्वयं, उनका ये विश्वास है, उनको ये समझ में आया और उन दूसरों को भी समझाया कि आने वाले समय में भारत की पूरी प्रगति, उसकी अर्थव्यवस्था टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहने वाली है। जी, बहुत ही एक संक्षेप में बस आखिरी सवाल, और नहीं केवल इतना, आपने जैसे स्पेस की बात की, तो गोइंग बैक टू दैट, एक मोदी जी के एक बहुत बड़ा उनका हाईलाइट ये रहेगा उनके कार्यकाल का कि ना केवल स्पेस को रॉकेट लॉन्चिंग तक महदूद रखा गया, बल्कि हर अलग सेक्टर में भी उसका इस्तेमाल आया। यानी रोड्स बिल्डिंग्स बनाने में, रेलवे लाइन में, अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स है, स्मार्ट सिटीज हैं, एग्रीकल्चर में ड्रोन्स आ गए, जियो स्पेशल की गाइडलाइंस को रिलैक्स कर दिया गया, पहले ड्रोन चोरी छिपे बनाए जाते थे जी। इसी प्रकार मैपिंग स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने लगी, जो पहले वो लंबी दूरबीनें लेके पटवारी करते थे। तो इस तरह से उन्होंने जीवन को सरल बनाने के लिए भी स्पेस टेक्नोलॉजी को और दूसरे वैज्ञानिक साधनों को उपयोग में लाया। सवाल तो बहुत है, बस मेरा आखिरी सवाल बहुत ही संक्षेप में पेंशन से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये भी पोर्टफोलियो आपके पास है। ओल्ड पेंशन स्कीम को काफी बड़ा सियासी मुद्दा कांग्रेस शासित राज्यों में बनाया जा रहा है, क्या इस दिशा में कुछ रिकंसिडरेशन हो सकता है? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं, उसके ऊपर विचार भी होता रहा है समय समय पर। दोनों इसके पक्ष हैं, इसके पक्ष में भी, ओल्ड के भी पक्ष में कुछ बिंदु हैं, कुछ न्यू के भी बिंदु हैं, जिनको जो सूट करता है उस तरह से बात रखते हैं। लेकिन हमारा तो चूंकि ये चिंता रहती है कि प्रत्येक कर्मचारी की सुविधा और उसकी सरलता के अनुकूल ही हर निर्णय हो, तो इसके ऊपर विचार चल रहा है। लेकिन आप ये भी समझिए, आपने पेंशन की बात की, जो बात अक्सर मीडिया में नहीं आती, कि अनेकों क्रांतिकारी ऐसे नियम, इस सरकार की एक बड़ी खासियत रही है कि इसने पुराने नियम खत्म कर दिए। अक्सर सरकारें इस बात का गर्व महसूस करती हैं कि हमारे जमाने में ये कानून आया, हम ये कहेंगे हमारे जमाने में इतने कानून गए, अभी तक 1600 गए। और पेंशन की चूंकि आपके बात की, तो मेरे ध्यान में आया एक कानून हुआ करता था बेटियों को लेकर के, यदि तलाकशुदा बेटी है तो उसको माता पिता की पेंशन का हक नहीं रहता था, फैमिली पेंशन का, जब तक कि वो ना एक जजमेंट लाए कचहरी से जी। अब हमारे ध्यान में आया कि साहब 20-25 साल तो केस चलता रहता है, आपने देखा बड़े बड़े वीआईपीज के केस डिवोर्स के नहीं फैसला होते, तो खत्म कर दिया गया उसको, वो मात्र अपनी रिट फाइल करे और उसकी रसीद ले आए। इसी प्रकार एक कानून था कि यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की सर्विस मुकम्मल करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। अब हमने कहा भाई साहब, उससे पूछा तो था नहीं कि तुझे अभी मरना है कि रुकना है, तो भले हमें क्या अधिकार है कि उसकी परिवार को वंचित करें। विधवा पेंशन के ऊपर ये कानून था कि 40 वर्ष की उम्र की बाद की विधवा को मिली है। लेकिन क्योंकि ये सरकार धरती से जुड़ी है, संवेदनशीलता के साथ इसकी मानसिकता काम करती है, तो हमें ध्यान में आया कि 40 वर्ष से पहले जो हमारी बहन उस नामुराद माहौल से गुजर रही होगी,
उसके लिए ज्यादा जरूरी रहेगा, तो उसको भी खत्म किया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत से ऐसे कई साहसिक फैसले लिए गए हैं मोदी सरकार की ओर से, और आप टीम मोदी के बहुत ही एफिशिएंट और डायनामिक सदस्य हैं। और भारत 24 के मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। हमारी बहुत शुभकामनाएं बहुत आपके साथ। थैंक यू। और अदिति आपका भी।